नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो एफसीआरए बिल क्या फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है या डालने की तैयारी हो रही है? क्योंकि बीती रात ये संकेत मिले थे और स्पष्ट संकेत मिले थे कि अमित शाह आज संसद पहुंच रहे हैं। एफसीआरए बिल पेश करने की, उसे पारित कराने की सरकार की पूरी तैयारी है। लेकिन सुबह जैसे ही दोनों सदन शुरू हुए, फिर विपक्ष का वही राग। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच में तीखी झड़प हुई, नोकझोंक हुई। किरण रिजिजू ने यह भी कह दिया कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपका हक बनता है, लेकिन रोज आप एक नए मुद्दे को लेकर के खड़े हो जाते हैं। जो नए सांसद हैं या दूसरे सांसद हैं, उनको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। खड़गे साहब से उलझने का मतलब ये है कि कांग्रेस नेतृत्व पर उन्होंने एक तरीके से ये प्रहार किया है कि आप लगातार हंगामा कर रहे हैं और आप ही की पार्टी के और दूसरे दलों के भी जो चुन करके आए हैं पहली बार, दूसरी बार, उनको आप बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन लोकसभा में तो कार्यवाही ही नहीं चली। स्पीकर ने कहा कि प्रश्नकाल, शून्यकाल बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। सांसदों को उनके प्रश्न पूछने दीजिए, अपने मसले उठाने दीजिए। लेकिन कांग्रेस और दूसरे दलों ने आज भी सुबह पार्लियामेंट नहीं चलने दी। ये भी सूचना आ रही है कि परिसीमन, महिला आरक्षण और कुछ दूसरे महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए एफसीआरए के लिए सरकार ने एक कदम पीछे लिया है। यानी अभी इस बिल को शायद पेश ना करे, ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं। तो ऐसे में कई सवाल उठते हैं। अमेरिकी प्रेशर की बात अतीत में खूब कही जाती रही है, पर अमेरिका का प्रेशर के नीचे ये गवर्नमेंट आएगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता है। क्योंकि अगर उनके प्रेशर में आई होती तो अब तक तो एफटीए साइन हो चुका होता और बहुत सारे काम करा चुकी होती मोदी सरकार। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमेरिका से आदित्य सत्संगी जी। उन्हीं के साथ जुड़ करके चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आदित्य जी, नमस्कार। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को, और बहुत वापस बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है आपका। आदित्य जी, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि कल रात हमें सूचना मिली थी कि एफसीआरए बिल लाने की तैयारी हो रही है और आज पेश कर दिया जाएगा और इसको बहस के बाद पारित भी कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से दोनों सदनों में आज फिर हंगामा हुआ है और ये पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि सदनों को नहीं चलने दिया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि एफसीआरए बिल ना आने पाए, इसीलिए सदनों को नहीं चलने दिया जा रहा। बहाना चाहे जो भी दिया जा रहा हो, वो चाहे मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला तूल दिया जा रहा हो, जंतर मंतर को तूल दिया जा रहा हो, छात्रों की आड़ ली जा रही हो, लेकिन केंद्र में एफसीआरए बिल है। तो क्या लगता है, ये टल जाएगा क्या? देखिए, मुझे लगता है कि देखिए सरकार को ज़्यादा पता है कैसे उसको उनको वोट्स मैनेज करने हैं, करंट इशू के, फ्यूचर इशू के। हमारा मतलब आपका तो बहुत एक्सपीरियंस है संसद को कवर करने का। मैं इसको बड़ा थ्योरेटिकली देख रहा हूँ, मैं वेरी ऑनेस्ट विद यू। मुझे लगता है कि बाकी बिल्स को पास कराने के लिए थोड़ा एफसीआरए को गर्म किया गया, ताकि बाकी सारे बिल्स पास हो जाए। क्योंकि एफसीआरए का जो बेसिक रूल्स है तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, वो तो ऑलरेडी इन्फोर्स करना शुरू कर दिया सरकार ने। और आप ही कल बता रहे थे कि उसके लिए तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए, तो वो तो भारत सरकार के पास ऑलरेडी है। तो मुझे लगता है कि बाकी इश्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्शन के लिए भी और सरकार को चलाने के लिए, कि जैसे कि डिलिमिटेशन बिल, जिस पे डीएमके एग्री कर गई है। देखिए, डीएमके उन्हीं की पार्टी है जो जो लोग अपोज कर रहे हैं। चर्च की पार्टी है डीएमके, और टीवी के जो पार्टी है वो भी चर्च की पार्टी है। अब वो सब पार्टी सपोर्ट कर रही है, तो विमेन रिजर्वेशन बिल और डिलिमिटेशन बिल मेरे लिए बहुत, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भारत को पता है कि डिलिमिटेशन बिल के बाद पीओके, उसके बाद पीओके का नंबर है। तो अगर
वो इसके थ्रू पीएक्यू को ले लेते हैं और बाद में एक सिंपल सा मतलब नेक्स्ट सेशन में जाके इसको पास कर देते हैं एफसीआरए को, दैट विल बी बिग विक्ट्री। ऑलरेडी इस सेशन में उन्होंने बहुत सारे बिल्स ऑलरेडी उन्होंने पास कर लिए ऑलरेडी। और रही बात एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, मैं उस पर थोड़ा नाम आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। शशि थरूर ने लिखा है। अब वो लिखा है उन्होंने, अब मैं एक ही लाइन पढ़ूंगा फर्स्ट पैराग्राफ की, लोग पढ़ सकते हैं उनका आर्टिकल। टू न्यूट्रलाइज दीज वॉइसेस द स्टेट हैज टारगेटेड देयर प्राइमरी वल्नरेबिलिटी, डिपेंडेंस ऑन इंटरनेशनल फिलेंथ्रोपी। मतलब शशि थरूर और कांग्रेस, इसको उनको मालूम है कि ये फॉरेन फंडिंग का क्या होता है और फॉरेन फंडिंग को लाके कौन सी फिलेंथ्रोपी भारत में करना चाहते हैं। भारतीय सरकार 60 करोड़ लोगों को भोजन मुफ्त में खिला रही है आज के समय में, तो भारत को किसी की भी फिलेंथ्रोपी की जरूरत नहीं है। अगर यूएस एड, जो अभी मार्को रूबियो ने स्टेटमेंट दिया कि वो सरकार को जाएंगे सारे पैसे, आप मुझे बताइए कि यूएस एड का काम था दुनिया में गड़बड़ी फैलाना एनईडी के थ्रू, यूएस एड के थ्रू, और सरकार को पैसे देने का क्या मतलब होता है? क्या भारत को $40 मिलियन चाहिए होगा, उससे $50 मिलियन चाहिए होगा? वो तो कुछ भी नहीं है भारत के लिए। द मेन प्रॉब्लम है जो प्राइवेटली स्पॉन्सर्ड अमेरिकन जो चर्च के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो डेमोग्राफी चेंज करने के लिए भारत में चर्चेस को पैसा देते हैं और आदिवासियों का जमीन छीनी जाती है गॉड के नाम पर, उधर चर्च बनाए जाते हैं, फिर वो इलेक्शन में वोटिंग होता है तो उनके वोट इनको मिलते हैं, एंड दैट इज हाउ वो वांट टू चैलेंज कि हिंदू मेजोरिटी को कम किया जाए। दैट इज द प्लान। और उनका दूसरा लाइन है, देखिए आप सुनेंगे इनका मानसिकता, मुझे ये रिप्रेजेंट्स कांग्रेस इकोसिस्टम। तो through aggressive enforcement and sweeping amendments to FCRA, the government has already imposed complex compliance burdens such as banning subgranting to grassroots organizations, allowing administrative outlays for all foreign inflows. भारत में रिलीजन को बढ़ाने के लिए फॉरेन से पैसा लेना इज ऑलमोस्ट एज इंटरफेयरिंग इन इंडियाज इंटरनल अफेयर्स, और ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या अमेरिका सपोर्ट करेगा कि भारतीय सरकार पैसा दे नेटिव रिलीजन्स को बढ़ाने के लिए या हिंदुओं को बढ़ाने के लिए? इन एवरी, अमेरिका में 1500 मंदिर हैं हिंदुओं के, क्या भारतीय सरकार पैसा देगी और अमेरिकन गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी उसको? बिल्कुल नहीं, बैन हो जाएगा वो ऑर्गेनाइजेशन। फॉरेन, अमेरिका का एक लॉ है फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट, फारा, और उसमें देयर आर स्ट्रिक्ट प्रोविजंस कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए डोनेशन दिया जाएगा, जो कि डेमोग्राफिक चेंज करना पॉलिटिकल पर्पस है, रिलीजियस पर्पस नहीं है, मतलब अगर वो ऑर्गेनाइजेशन एंटी चर्च एक्टिविटीज में लगता है अमेरिका के अंदर, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, विच कैन बी फाइन एज वेल एज इम्प्रिजनमेंट, है ना। तो ये अगर शशि थरूर जी ऐसा सोच रहे हैं और यही कांग्रेस इकोसिस्टम की सोच है, तो मतलब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, बेसिकली यूएस गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया, इन्होंने भी एक्सेप्ट किया, दोनों ने एक्सेप्ट किया कि ये जो पैसा है वो पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए है मोर देन रिलीजियस पर्पसेस के लिए। और भारत को सही है। मालूम है, तो और भारत को तो मालूम ही है कि किस तरह वोटिंग बेस चेंज हो जाता है, जो इनका वोट बैंक्स है वो एनर्जाइज होता है इस पैसे से। तो इन लोगों का कहना ये है, एक्चुअल में जो विरोधी हैं उनका कहना ये है कि सब सरकार केवल एफसीआरए पंजीकरण का जो नवीनीकरण है केवल उसको अस्वीकार कर दे, तो जितने एनजीओ हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, चैरिटी हैं या धार्मिक संस्थाएं हैं जिनको विदेशी चंदा मिलता है, वो सब चौपट हो सकते हैं। और नवीनीकरण अस्वीकार किए जाने से इससे पहले किसी संस्था को सुनवाई का भी पूरा अधिकार नहीं दिया गया है, और जो नया प्राधिकरण बनाया जा रहा है उसके खिलाफ केवल जिला अदालत में आप अपील कर सकते हैं। कई तर्क दिए जा रहे हैं कि जो संगठन विदेशी सहायता लेना बंद करके घरेलू चंदा से काम चलाना चाहते हैं, वे भी पहले विदेशी धन से बनी
संपत्ति बचाने के लिए अनिश्चित काल तक एफसीआरए पंजीकरण बनाए रखने को विवश हो सकते हैं। कई तरह की आपत्तियां ये लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वहां अमेरिका में किस तरह का माहौल है? एफसीआरए को लेकर कोई चर्चा है? मैं डीप स्टेट की तो मैं क्या बात करूं, वो तो कभी खुल करके सामने आते नहीं हैं और कभी किसी को शक्ल दिखाते भी नहीं है। महसूस करते हैं हम लोग कौन सी ताकतें हैं, लेकिन क्या इस मामले को, जैसे जब इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए थे तो दिल्ली में लैंड करने के बजाय कलकत्ता गए थे, मिशनरी गए थे, तो एक संकेत तो मिलता है ना कि अमेरिका एक्चुअल में क्या चाह रहा है। बिना डोनेशन के तो यहाँ बहुत सारी चीजें चलती नहीं है। तो अमेरिका का रुख कुल मिलाकर के क्या है? देखिए, अमेरिका के अंदर कोई डिबेट नहीं है इस मामले पे। ये सब इंडिया में ही डिबेट है। अमेरिकन न्यूज़ आइटम्स को अमेरिकन्स पढ़ते भी नहीं है। अमेरिकन्स को पड़ी रहती है नेक्स्ट गेम की या नेक्स्ट मील की। अभी उनको इतना बिजी रखा गया है, 3-3 जॉब्स करते हैं एवरेज अमेरिकन, 4-4 जॉब्स करते हैं। उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है। ये सारा गेम आपको अमेरिका चलाए डीप स्टेट के द्वारा जाता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जैसे भारत एक देश है, ऐसा फीलिंग नहीं है अमेरिका के अंदर। एक कॉलोनी जैसा फीलिंग है। कौन चला रहा है किसको कोई पता नहीं है। एज लॉन्ग एज आपके घर में बिजली है, पानी है, खाना है, नोबडी केयर्स। ये सारा डिबेट ये सिर्फ भारतीय मीडिया के लिए होता है, क्योंकि भारतीय मीडिया बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हर चीज को सीरियसली इवेल्युएट करते हैं। ऐसा अमेरिका में होता नहीं है। आई डोंट थिंक सो अमेरिका में कोई इसका इश्यूज है। देखिए, अमेरिका का जो एज ए देश, उसका जो एक पर्पस है अमेरिका का, कि अगर दुनिया में हमको अपना ट्रेड चलाना है तो वो हमारे जैसा सोचना चाहिए, हमारे रिलीजन का होना चाहिए, और तब हम उनके साथ बात कर सकते हैं। तो अमेरिका में सेक्युलरिज्म नहीं चाहता है, लेकिन भारत में सेक्युलरिज्म चाहता है। यानी ये लोग ये नहीं देखते हैं। ब्रिटेन में सेक्युलरिज्म नहीं चाहता है, वहां पे मुसलमानों को अपोज किया जा रहा है, लेकिन भारत में चाहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो उनके जैसे होंगे या उनके धर्म का पालन करेंगे, उनके साथ वो नेगोशिएट कर सकते हैं, उनके साथ एक होमोजेनिटी बन जाती है। अमेरिका बनाया ही गया था नेटिव रिलीजन्स को मार के। नेटिव रिलीजन्स के अभी भी जो प्रैक्टिस करते हैं, उनकी जो सेक्रेड स्थली होती है, उनके ऊपर रोड्स बना देते हैं, उनके ऊपर बॉर्डर्स बना देते हैं। तो वो चाहते हैं कि भारत में भी हिंदू कोई प्रैक्टिस ना करे। उनको मुसलमानों से खतरा नहीं है भारत में, क्योंकि उनको इजीली खरीदा जा सकता है। उनको क्रिश्चियन से खतरा नहीं है, क्योंकि वो उनके पैसे पे डिपेंडेंट है। ओके, सो अगर अमेरिका को तमिलनाडु में कुछ लैंड चाहिए, तो उनको ऑलरेडी फंडिंग कर रहे हैं, तो ये चर्च लोग उनके लिए काम करेंगे लैंड राइट्स दिलाने के लिए। अगर अमेरिका को भारत की प्रोग्रेस रोकनी, अंडमान निकोबार में बेस को अफेक्ट करना है, या वहां पे भारत डीप स्ट्रीट पोर्ट बनाना चाहता है, तो इन ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दिया जाएगा, ताकि वो रिलीजन के नाम पे पैसा दिया जाएगा, ताकि वो मास को इकट्ठा करें रिलीजन के नाम पर, और जाके अपोज करें उस प्रोजेक्ट को जो अंडमान में चल रहा है। एंड दोज पीपल, क्योंकि सारे वो इसी पैसे से पल रहे हैं, दे विल नेचुरली सपोर्ट देम। तो एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर का इमेज हो जाता है, इसलिए फंडिंग की जाती है। आप देखिए, जहां पे भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, वहां पे फंडिंग नहीं होती है। अब अफ्रीका में कितने देश हैं जहां पे अमेरिका पहले से लूट चुका है। पहले उसने चर्च को फंडिंग किया था, अब वो चर्च को छोड़ के चला गया है। अब बोलता है आप लोग देखो, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। बट टुमारो अगर वापस वहां पे उस लैंड रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, मैं कॉन्गो की बात कर रहा हूँ, रवांडा की बात कर रहा हूँ। कॉन्गो रवांडा में कितना चोरी हुआ यूरेनियम का, गोल्ड का, लेकिन जैसे उसने सारा गोल्ड निकाल लिया, फिर उसने बोला अब हमको जरूरत नहीं है, फंडिंग रोक दी। तो ये सारे चर्च जिस दिन फंडिंग रुकती है, उसके बाद ये वापस बंद होना शुरू हो जाते हैं, और फिर उसके बाद वापस रिवर्ट करते हैं अपने पुराने रिलीजन की तरफ। लेकिन लोगों का ऐसा नहीं है ना, लोग तो ऐसा नहीं है, वो तो मूर्ख बन गए एक बार। सो ये एक नेशनल स्ट्रेटेजी होती है अमेरिका की रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस में, इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और शशि थरूर जैसे लोग या कांग्रेस जैसे लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्लियरली दिखाता है कि इनको भी मदद मिली है। नहीं तो ये इतना ऐसी बातें नहीं करेंगे, इतना आर्टिकल्स नहीं लिखेंगे। बिल्कुल सही बिना बात। उसके बिना उसके क्यों लिखेंगे? आपने बहुत पत्रकारिता की, आप तो मालूम है अच्छी तरह। सही, सही है।
मेटा का भी आप देखिए ना, मेटा का भी देखिए, मेटा ने क्या बोला, अनडिस्क्लोज अनरीजनेबल फंडिंग वाज अवेलेबल सीजेपी को प्रमोट करने के लिए, स्टेटमेंट है उनका। यानी अगर हम ये कहें कि अभी रणनीति के तौर पर सरकार शायद एफसीआरए को पीछे ले, और जो उसके और जरूरी स्टेप हैं, परिसीमन बिल है, महिला आरक्षण बिल है, कुछ दूसरे महत्वपूर्ण बिल है, वो शायद उनको आगे करे। और जो आदित्य जी ने भी अंडरलाइन किया है कि डीएमके के सर्वे सर्वा और पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन का भी तैयार हो जाना परिसीमन बिल के लिए, ये शो करता है कि जो प्रबंधन होता है सरकार में, वो तो अमित शाह के हाथ में है। और अगर ज़रूरत पड़ती होगी तो शायद मोदी जी भी फ़ोन घुमाते होंगे, लेकिन शायद उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये प्रबंधन जो है वो शायद सरकार ने कर लिया है। अब ये जितना भी हाय हल्ला हो रहा है संसद में, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी तक सीमित होकर के रह गया है, क्योंकि टीएमसी भी कमज़ोर हो गई है। मोटा भाई ने टीएमसी के भी 28 में से करीब 20 सांसदों को अलग करवा दिया, और अब वो इनके साथ खड़े होकर के मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी नहीं लगा कर रहे हैं। इसी तरीके से उद्धव ठाकरे के 9 में से 6 सांसद टूट चुके हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 एमपी टूट करके बीजेपी के हो चुके हैं। तो ये सिलसिला लगातार चल रहा है। अप्रैल से इस समय एक जुदा माहौल दिखाई दे रहा है। तो ये जो अमेरिका में भारत विरोधी एक लॉबी काम करती है, तो वो तो एफसीआरए बिल फिर टलने से बाग-बाग होगी इस समय। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। पूरा सीजेपी प्रोटेस्ट इसीलिए था। आई मीन सीजेपी का प्रोटेस्ट आप देखें, वाज ऑल फॉर एफसीआरए ओनली। देखिए क्या है कि अमेरिकन गवर्नमेंट को दिख रहा है पॉजिटिव इम्पैक्ट तमिलनाडु में, केरल में, उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है, झारखंड में अंदर की तरफ उसको दिख रहा है कि किस तरह जो चर्च है, चर्च इज ऑलवेज, मतलब वेस्ट में रिलीजन का अर्थ होता है मिलिट्री, लिटरली यही आता है। किस तरह नेटिव अमेरिकन की जमीन छीनी गई, किस तरह नेटिव यूरोपियंस की जमीन छीनी गई, आप उसको धर्म से संबंधित नहीं कर सकते। धर्म का से कोई संबंध नहीं चर्च का। चर्च हैज ऑलवेज बीन द एक्ट ऑफ द और पार्ट ऑफ द स्टेट पॉलिसी। उससे लोगों को दबाने का काम किया जाता है। कि आप देखिए, आप अमेरिका में वोटिंग सिस्टम आप देखिए, इलेक्शंस देखिए, आप इलेक्शंस में चर्चेस कैसे एक्टिवली काम करते हैं। सारे चर्चेस की मीटिंग्स होती है इलेक्शंस के लिए, फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट चर्च से इलेक्ट होगा, वो कितनी फंडिंग लेकर आएगा चर्च के लिए, या पॉलिटिशियन को कैसे वोट दिया जाएगा, एंड उसी हिसाब से वोटिंग होती है। तो भारत में उनको सक्सेस दिखाई दे रही है। उनको दिख रहा है तमिलनाडु में कैसे सक्सेस हुआ, केरल में कैसे सक्सेस हुआ। अब वो चाहते हैं कि मॉडल कर्नाटका में कैसे सक्सेस हुआ, अब वो चाहते हैं कि मॉडल पूरे भारत में फैले। फिर क्या होगा आप देखिएगा, फंडिंग रोकी, काम बढ़ाया, फंडिंग इंक्रीज करी, काम बढ़ाया। तो जब इन लोग चर्च इनके हिसाब से काम नहीं करेंगे, फंडिंग निकाल देंगे, सबकी सैलरी चली जाएंगी। 12-12 लाख रुपए महीने की सैलरी मिलती है, 12-12 लाख रुपए महीने की कन्वर्जन करने के लिए भारत में। तो फिर वो इस तरह को कंट्रोल किया जाएगा, काम करो रोक दो, काम करो रोक दो, ऐसे करके काम किया जाएगा। एंड और एक तरीके से अगर डायरेक्ट फॉरेन इंटरफेरेंस आप देखते हैं, ये तो चर्चेस का ही है भारतीय पॉलिटिक्स में। और बाकी जो शशि तरूर बोल रहे हैं कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, कौन से कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स हैं? आप बताइए कि चर्च की कौन सी कम्युनिटी पहले से थी जो उसके प्रोजेक्ट्स होंगे? क्या भारतीय सरकार के प्रोजेक्ट्स नहीं होते, बाकी लोग के प्रोजेक्ट्स नहीं होते? तो ये तो अनड्यू एडवांटेज हो गया ना। देखिए भारतीय सरकार हिंदुओं को कुछ ग्रांट्स देती नहीं है। अब हिंदू हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा कैसे रेज होगा? ओनली तो ओनली पीपल हु हैव द मनी। हिंदुओं के टेम्पल पे टैक्स हो जाता है, आपको मालूम है। हिंदू के टेम्पल अपने प्रोजेक्ट्स पे खर्चा नहीं कर सकते, बट चर्च के लोगों के पे टैक्स नहीं होता।
आप वो लोग अपना फ्रीली अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। तो उनको आपने 10 रुपए दिए तो 10 रुपए यूज कर सकते हैं। हिंदुओं को 10 रुपए दिया तो 1 रुपए भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार उस पर कंट्रोल करती है। ठीक है, तो अनड्यू फेयर एडवांटेज हो गया। इसीलिए बीजेपी हारती रहती है जगह जगह, जहां भी इलेक्शंस हार रही है वो इनकी वजह से हार रही है। जैसे ही एफसीआई आएगा, बिलीव मी कि मोदी जी का वोट शेयर ड्रास्टिकली इंक्रीज होने वाला है, ड्रास्टिकली। अब जैसे एक स्टेटमेंट आया था इलेक्शन के समय में, बड़ा क्लोजली देख रहा था, व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे गए कि भाई आपको इस कैंडिडेट के लिए वोट करना है बिकॉज ही इज वेरी फेवरेबल टू आवर चर्च। अब सबने जाके वोट किया वहां पे जाके, फिर यू सी दैट ओवर देयर जो बीजेपी पार्टी थी हार गई। पूरा तमिलनाडु केरल में बीजेपी क्यों नहीं आ पाती, इनकी वजह से नहीं आ पाती। और क्योंकि लॉजिकली तो सारे तमिलनाडु में मैक्सिमम हिंदू टेम्पल है डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो वहां पे तो हिंदू गवर्नमेंट बननी चाहिए विद 88% हिंदूज, 88%। तो क्यों नहीं बन पाते, तो इसी यही रीजन है इनका। तमिलनाडु में इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है, वन ऑफ द फंक्शनिंग स्टेट है, मुझे लगता नहीं फ्यूचर में रहेगा, बट इस तरह का इट्स अ वेरी गुड स्टेट। अब वहां पे आप देखिए बार बार कंटिन्यूअसली नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स आ रही है, नॉन हिंदू गवर्नमेंट्स आ रही है, और जब उसके ऊपर बात होती है तो कुछ पॉलिटिशियन नाराज भी हो जाते हैं, छोड़ देते हैं बीजेपी, बिकॉज फंडिंग ही नहीं है ऊपर से, ऑन द ग्राउंड कोई फंडिंग है, पूरा फॉरेन फंडिंग है। सो इट हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द इलेक्टोरल हेल्थ ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं सरकार को तो दिख रहा है, बट आपको मालूम ही है कि यूएस का प्रेशर पड़ रहा है और सरकार के ऊपर दिख रहा है प्रेशर इस समय। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है कि आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आदित्य जी का चैनल है सत्योलॉजी, उनको भी सहयोग करें। थैंक यू आदित्य जी। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।